नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। मुंबई से गोवा जा रहे एक लग्जरी क्रूज में ड्रग्स पार्टी के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की छापेमारी में 8 लोगों को हिरासत में ले लिया गया और उनसे पूछताछ जारी है। इन सभी लोगों पर ड्रग्स लेने के आरोप हैं। आरोपियों में 6 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। एजेंसी की तरफ से अभी आधिकारिक रूप से आरोपियों की गिरफ्तारी की बात नहीं कही गई है। हालांकि सभी आरोपी अभी एजेंसी की हिरासत में है और उनसे पूछताछ जारी है। जिन आरोपियों से पूछताछ हो रही उनमें बॉलीवुड अभिनेता का बेटा भी शामिल है। एनसीबी के साथ कुछ वीडियो भी हाथ लगे हैं जिसकी जांच की जा रही है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और सूत्रों के मुताबिक एनसीबी के अधिकारी क्रूज में पहले से ही सवार थे और जब ड्रग्स पार्टी शुरू हुई तो उन्होंने आरोपियों को हिरासत में लिया। लगातार हम लोग इंटेलिजेंस गैदर कर रहे थे और ये भी था कि इनपुट्स पक्के हो जाएं, पुख्ता हो जाएं, उसके बाद कार्रवाई होगी। तो इनपुट जब पुख्ता हो गए उसके बाद ही कार्रवाई की गई है और इनपुट्स जब ये बताने लगे कि ड्रग्स कैरी किए जा रहे हैं, चरस एमडीएम कैरी किया जा रहा है, साथ ही ड्रग्स का इस्तेमाल होने वाला है, तभी कार्रवाई हुई। कि अभी गिरफ्तारी नहीं कही जाएगी, लेकिन डिटेंशन हुआ है, डिटेन किया गया है लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए और 8 लोगों को डिटेन किया गया, वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में शेयर किया गया है और लगातार ये कार्रवाई आगे भी होगी क्योंकि जो भी इनपुट्स इन लोगों से मिल रहे हैं उसको ही इनपुट मानकर आगे भी कार्रवाई हो सकता है कई दिनों तक की जाए। एनआईए ने एलओसी के जरिए सीमा पार व्यापार केस में जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर तलाशी ली है। एनआईए ने जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और आईटीबीपी की सहायता से पुंछ जिले में 9 स्थानों पर एलओसी व्यापार मामले में संदिग्ध व्यापारियों के यहां छापेमारी की। आज की गई तलाशी के दौरान संदिग्धों के परिसर से दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। गौरतलब है कि एनआईए द्वारा दिसंबर 2016 में मामला दर्ज किया गया था। मामले में एलओसी ट्रेड के जरिए टेरर फंडिंग के सबूत एनआईए के हाथ लगे थे। एलओसी व्यापार वर्ष 2008 में जम्मू कश्मीर और पीओके के बीच विश्वास निर्माण उपाय के रूप में शुरू किया गया था। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था और तीसरे पक्ष के सामान भेजने को यह अनुमति नहीं थी। ये मामला कैलिफोर्निया, बादाम, गिरी और अन्य वस्तुओं के आयात के माध्यम से पाकिस्तान से भारत में बड़े पैमाने पर धन के हस्तांतरण से संबंधित है। इन फंडों पर कथित तौर पर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हमारे संवाददाता सुधाकर दास। सुधाकर, क्रॉस एलओसी जो व्यापार के जरिए जो टेरर फंडिंग की कोशिश थी, क्या है ये पूरी की पूरी कार्रवाई? एनआईए ने जो छापेमारी की है और क्या कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है या क्या कुछ बरामद हुआ है? सुधाकर जी अश्विनी, साल 2016 में इस मामले का खुलासा हुआ था और होता ये था कि जब ये एलओसी ट्रेड शुरू किया गया था साल 2008 में, तो जैसे भारत से कुछ वस्तु पीओके जाती थी तो उसी के बराबर मूल्य का सामान पीओके से भारत में आता था। इसमें थर्ड पार्टी वाले सामान यानी कहीं और किसी और जगह से आए सामान को एक दूसरी जगह भेजने की अनुमति नहीं थी। लेकिन होता ये था कि ये जो संदिग्ध व्यापारी है भारत से जो सामान भेजते थे उसके बदले जो वहां से सामान आता था वो ज्यादा मूल्य का सामान आता था। वो जो ज्यादा मूल्य का सामान या जो लाभ होता था वो सीधे आतंकी संगठनों को, आतंकवादियों तक पहुंचाया जाता था और ये वर्षों से हो रहा था, जिसका खुलासा साल 2016 में हुआ। उसी केस के मामले में आज एक बड़ी छापेमारी की गई है। पुंछ में ये छापेमारी की गई है 9 जगहों पर और ये जो संदिग्ध व्यापारी थे
कुछ और व्यापारियों इस मामले में कई व्यापारियों के ऊपर मामला दर्ज हुआ था। पहले भी छापेमारी में कई लोग एनआईए की गिरफ्त में आए हैं, लेकिन आज कई व्यापारियों के यहाँ छापेमारी पड़ी है और जिनके नाम सामने आए थे कि ये जो प्रोसीड ऑफ क्राइम एक तरह से कह सकते हैं, इस अपराध से जिनको फायदा हुआ या जो आतंकवादियों तक धन पहुंचाने का काम कर रहे थे, जिसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अलगाववाद के लिए किया जा रहा था, तो उस सिलसिले में एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर आप इस पूरे मामले को देख सकते हैं। और एनआईए सूत्रों का कहना है कि काफी आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद हुए हैं और हम जानते हैं कि एनआईए काफी इस तरह के जो टेरर फंडिंग से जुड़े कई मामलों की पड़ताल कर रही है, तो कुछ इसके कनेक्शन अन्य टेरर फंडिंग केसेस से भी जुड़े हुए हैं। तो दूसरे तरीके से हवाला के जरिए जो पैसे आते थे, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सेम संपर्क सूत्र एक तरह से कह सकते हैं, जो एलएसी ट्रेड से भी जुड़े थे, हवाला के जरिए पैसे भी जिनके पास आते थे और जो यह आतंकियों तक पहुंचाने का काम करते थे। तो इस मामले में आने वाले कुछ दिनों में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। अश्विनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। और देश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से जारी है। अब तक 90 करोड़ 51 लाख से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। कल 73,76,000 से अधिक वैक्सीन की खुराक दी गई। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 88 करोड़ 94 लाख से ज़्यादा डोज उपलब्ध कराई गई है। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी वैक्सीन की 5 करोड़ 38 लाख से ज़्यादा डोज उपलब्ध है। देश में कोविड-19 के नए मामलों में लगातार गिरावट जारी है। सरकार के सख्त कदमों की मदद से ये बेहतर नतीजे देखने को सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22,842 नए मामले सामने आए। वहीं 25,930 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए। देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.87% हो गई है। जम्मू कश्मीर में सरकारी कार्यालयों, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, सार्वजनिक परिवहन और अन्य सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश के लिए कोविड वैक्सीन की पहली खुराक अनिवार्य होगी। केंद्र शासित प्रशासन ने कुछ कोविड प्रतिबंधों में ढील भी दी है। जम्मू में दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों को रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है, जबकि बैंक्वेट हॉल में सामाजिक समारोहों को ऊपरी सीमा बढ़ाकर 50 कर दिया गया है। पूरे यूटी में सप्ताहांत कर्फ्यू हटा लिया गया है। हालांकि सभी जिलों में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पिछले महीने कुछ शर्तों के साथ कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्रों के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों और स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दी थी। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। भारत ने अपने व्यवहार के द्वारा किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना दुनिया की हर शक्ति के साथ बराबरी का व्यवहार, कि न हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, न ही हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिलाकर के बात करेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पंजाब और हरियाणा में आज से धान की खरीद शुरू हो गई है। इस संबंध में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में अवर सचिव ने पंजाब के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अपर मुख्य सचिव तथा हरियाणा के खाद्य और नागरिक आपूर्ति प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि धान की खरीद विपणन सत्र 2021-2022 के लिए निर्धारित उचित औसत गुणवत्ता FAQ मानदंडों के अनुसार की जाए। श्रम ब्यूरो के 101वें स्थापना दिवस के अवसर पर चंडीगढ़ में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने एरिया फ्रेम प्रतिष्ठान सर्वेक्षण फील्ड का कार्य शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भूपेंद्र यादव ने श्रम ब्यूरो में सोशल मीडिया विभाग बनाने की जरूरत पर बल दिया।
ब्यूरो में एक विभाग एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए जो सोशल मीडिया का विभाग हो। आजकल जो सारी चीजें हैं इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे उपलब्ध है, तो हमारे डाटा का सोशल मीडिया पे पूरा विषय जाना चाहिए। अभी भी जिस प्रकार से आप लोगों ने अपना डाटा जो किया है, और अब तो आपका हर 3 महीने में डाटा आएगा। अगर 3 महीने में आपका डाटा आएगा तो, और क्रेडिबल डाटा अगर होगा तो पॉलिसी मेकर्स के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री ने नीति निर्माण में डाटा का महत्व बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति का उदय और विकास करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गांधी जी कहा करते थे कि जब भी हम कोई पॉलिसी का निर्माण करें तो समाज के अंतिम छोर पर खड़ा हुआ जो व्यक्ति है उसको ध्यान में रख करके विस्तार करें। आप जो डाटा ला रहे हो ये केवल एक सरकारी डाटा नहीं है, जो अंतिम छोर पे जो श्रमिक खड़ा हुआ है। हम लोगों ने जो ई श्रम का जब नारा दिया था कि जिनकी मेहनत देश का आधार, उनका सपना हुआ साकार, तो उनके लिए हम पॉलिसी सही बना सके। ये सरकार अंत्योदय के दर्शन पे चलती है। हम सरकार जिस फिलॉसफी को लेकर के चलती है वो फिलॉसफी का नाम ही अंत्योदय का दर्शन है। जो प्रधानमंत्री जी का विजन है वो विजन ही गरीब कल्याण का विजन है। वो गरीब कल्याण के विजन पे, और अंत्योदय मतलब अंतिम स्तर पर खड़े हुए व्यक्तियों के लिए सही पॉलिसी का निर्माण हो। उसके लिए डाटा बहुत, उसकी प्योरिटी का होना, उसकी क्रेडिबिलिटी का होना बहुत आवश्यक है। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर हो रहे आजादी के अमृत महोत्सव आयोजन के दौरान नीति आयोग देश की 75 सफल महिला उद्यमियों को सम्मानित करेगा। नीति आयोग ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पुरस्कार की शुरुआत 5 वर्ष पहले की थी। इसके अंतर्गत कारोबार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने वाली और अनूठे व्यावसायिक समाधानों से चुनौतियों का समाधान करने वाली महिला उद्यमियों को पुरस्कृत किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने महात्मा गांधी के जीवन को सत्य और अहिंसा से परिपूर्ण बताते हुए कहा कि हमें गांधी जी के दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। At a time when hate, discrimination, terrorism and conflicts are on the rise, the message of Mahatma Gandhi has never been more relevant. The message of truth and non-violence, satyagraha and ahimsa. ग्लासगो में COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने सहमति व्यक्त की है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सबसे प्रभावित देशों को प्रतिवर्ष $100 बिलियन की मदद करने के मसले पर अपनी बात रखेंगे। इटली में पूर्व COP26 जलवायु कार्यक्रम के बैठकों के बाद बात करते हुए COP26 के अध्यक्ष आलोक शर्मा ने कहा कि 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और अधिक कदम उठाने पर सहमति थी। हालांकि राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं के संदर्भ में सामूहिक रूप से और अधिक कार्य किए जाने की आवश्यकता है। ग्लासगो में COP26 सम्मेलन का उद्देश्य लगभग 200 देशों से अधिक महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई को सुरक्षित करना है, जिन्होंने ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे और अधिकतम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पूर्व औद्योगिक स्तर से ऊपर सीमित करने के लिए 2015 पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। COP26 शिखर सम्मेलन के आयोजन से पहले मिलान में नेताओं की COP26 पूर्व बैठक हुई। हजारों जलवायु कार्यकर्ताओं ने मिलान में शनिवार को मार्च निकालकर नेताओं तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। कार्यकर्ताओं ने नेताओं से जलवायु परिवर्तन को लेकर अपने वादों को पूरा करने का आह्वान किया। वहीं विकसित देश मिलकर विकासशील देशों में जलवायु मुद्दे के समर्थन देने के लिए 2020 तक प्रतिवर्ष $100 बिलियन जुटाने के अपने लक्ष्य को भी हासिल नहीं कर सके हैं। और बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे विश्वास है कि मैं दुनिया को भारत का सत्य समझा सकता हूं। मानवता का काम करने में भारत पीछे नहीं रहा। हर इंटरनेशनल फोरम में आज भारत एजेंडा सेट करता है। भारत आज एक ट्रेंड सेटर बन रहा है, एजेंडा सेट कर रहा है। भारत अपनी अहमियत, भारत अपना प्रोफाइल दुनिया में एक नए विश्वास के साथ पैदा करता है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच खेले जा रहे नाइट टेस्ट के चौथे और अंतिम दिन खेल जारी है। भारत ने अपनी दूसरी पारी में बगैर किसी नुकसान के 61 रन बना लिए थे।
इससे पहले मैच के अंतिम दिन ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 241 रन बनाकर घोषित कर दी। इस तरह पहली पारी के आधार पर भारत को 136 रन की बढ़त मिली हुई है। ऑस्ट्रेलिया एलिसे पेरी ने सर्वाधिक 68 रन बनाए, वहीं गार्डनर ने 51 रन बनाए। भारत की तरफ से पूजा वस्त्राकर और ने 3 और झूलन गोस्वामी, मेघना सिंह और दीप्ति शर्मा ने 2-2 विकेट चटकाए। भारतीय युवा निशानेबाज मनु भाकर ने पेरू की राजधानी लीमा में खेली जा रही ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए तीसरा स्वर्ण पदक हासिल किया है। मनु ने 10 मीटर एयर पिस्टल में महिला टीम इवेंट में स्वर्ण पदक हासिल किया। महिला टीम स्पर्धा में मनु भाकर, रिद्धम सांगवान और शिखा नरवाल की तिकड़ी ने बेलारूस की टीम को 16-12 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मनु इससे पहले वो 10 मीटर एयर पिस्टल में व्यक्तिगत और मिश्रित वर्ग में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। एक कालखंड था जब भारत तटस्थ था, हम तटस्थ थे, लेकिन हमारे तटस्थ की पैरामीटर क्या था? हम तटस्थ थे किस रूप में? हमारी इस देश से भी इतनी दूरी है, उस देश से भी इतनी दूरी है, यानी मानदंड था हम किससे कितने दूर हैं। बदलाव कैसे आया है? आज भी हम तटस्थ हैं, आज भी भारत तटस्थ है, लेकिन दूरी के आधार पर नहीं, दोस्ती के आधार पर। और आज़ादी के सफर के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारत की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली की। उन्हें चंद्रमुखी बसु के साथ कोलकाता के बैथ्यून कॉलेज से भारत की पहली महिला स्नातक बनने का गौरव प्राप्त हुआ। वो कई आज़ादी के आंदोलनों में कई तरीके से सक्रिय रहीं। कादम्बिनी बोस का जन्म 18 जुलाई 1861 को भागलपुर में हुआ था। उनका जन्म बंगाली पुनर्जागरण के दौरान हुआ था। ये 19वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक का बंगाल क्षेत्र में धार्मिक, सामाजिक और शैक्षिक प्रगति का काल था। कादम्बिनी इस सांस्कृतिक आंदोलन से प्रभावित थीं क्योंकि उनके पिता हिंदू सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज के एक प्रभावशाली सदस्य थे। वे महिला अधिकार संगठन भागलपुर महिला समिति के सह संस्थापक भी थे। यद्यपि ये एक ऐसा समय था जब भारतीय महिलाओं के पास शिक्षा के बेहद कम अवसर थे, लेकिन कादम्बिनी के पिता ने शिक्षा के महत्व को समझा और कादम्बिनी को स्कूल जाने की अनुमति दी। प्राथमिक विद्यालय के बाद कादम्बिनी ने महिलाओं के लिए भारत के पहले कॉलेज में प्रवेश लिया, जिसका बाद में बैथ्यून कॉलेज में विलय कर दिया गया था। स्कूल ने कलकत्ता विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा प्रणाली को अपनाया और 1879 में कादम्बिनी इस कठिन परीक्षा को पास करने वाली पहली महिला बनी। कादम्बिनी की सफलता ने बैथ्यून कॉलेज को अपना पहला कला कार्यक्रम और स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए प्रेरित किया। शुरुआत में कक्षा में केवल 2 विद्यार्थी कादम्बिनी और उनकी साथी चंद्रमुखी बसु थीं। उन्होंने 1883 में अपनी पढ़ाई पूरी की और कॉलेज में पढ़ाई कर स्नातक बनने वाली भारत की पहली महिला बनी। कादम्बिनी ने स्नातक होने के बाद बैथ्यून कॉलेज में अपने गुरु और शिक्षक द्वारकानाथ गांगुली से शादी की। भारत में महिला अधिकार आंदोलन के जोशीले नेता द्वारकानाथ ने अपनी पत्नी को मेडिकल डिग्री हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज ने कादम्बिनी को प्रवेश देने से इनकार कर दिया, लेकिन कादम्बिनी और उनके पति ने इसका कड़ा विरोध किया। अंततः कादम्बिनी को कॉलेज में प्रवेश दे दिया गया। वे कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में पहली महिला छात्रा थीं। मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों और कर्मचारियों के निरंतर प्रतिरोध के बावजूद कादम्बिनी ने 1886 में चिकित्सा में डिग्री प्राप्त की। कादम्बिनी गांगुली 1886 में आनंदी जोशी के साथ चिकित्सा का अध्ययन करने और डिग्री हासिल करने वाली भारत की पहली महिला बनी।
आनंदी जोशी ने अमेरिका में पेंसिल्वेनिया के महिला मेडिकल कॉलेज में और कादम्बिनी गांगुली ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में पश्चिमी चिकित्सा की पढ़ाई की। महिला मुक्ति का विरोध करने वाले रूढ़िवादियों की आलोचना कादम्बिनी को रोक नहीं सकी और वे 1892 में यूनाइटेड किंगडम गईं तथा चिकित्सा में 3 और प्रमाण पत्र प्राप्त किए। जब वो भारत लौटी तो उन्होंने लेडी डफरिन अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में काम किया और बाद में अपनी निजी प्रैक्टिस शुरू की। एक डॉक्टर और 8 बच्चों की मां के रूप में कादम्बिनी का व्यस्त जीवन उन्हें भारत के महिला अधिकार आंदोलन में भूमिका निभाने से रोक नहीं सका। वे 1889 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महिला प्रतिनिधिमंडल में 6 प्रतिनिधियों में से एक थीं और 1906 में उन्होंने कलकत्ता में महिला सम्मेलन आयोजित करने में मदद की। वो कई अन्य आंदोलनों में भी काफी सक्रिय थीं। उन्होंने ईस्टर्न इंडिया खदान की महिला खनिकों के लिए काम की स्थितियों में सुधार के लिए संघर्ष किया। 1898 में अपनी पति की मृत्यु के बाद उन्होंने 1923 में अंतिम समय तक कोलकाता में चिकित्सक के तौर पर काम किया। सशक्त महिला की मिसाल और बालिकाओं के लिए प्रेरणा स्रोत कादम्बिनी गांगुली। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।